हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्किल, जिसका कि पहले नाम गेट सर्किल हुआ करता था। अभी प्रेजेंट में हमारे चैनल का नाम सिविल सर्विसेज स्टडी सर्किल है। ओके, तो अभी हम लोग हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए थे वो उसके 2 पार्ट में अपलोड किए थे और उसके साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे कांग्रेस के वो सारे हमने कवर किए थे। ओके, तो अब उसी सीरीज में हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस लेक्चर में जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे तो उसके देखो 2 चरण थे, 2 स्टेजेस थी, है ना। तो उसमें पहला जो चरण है वो आपका स्वदेशी आंदोलन के खत्म होने के बाद 1917 तक चलता है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेज है, सेकंड स्टेज है, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। जो सेकंड स्टेज है, दूसरा जो चरण आता है हमारे क्रांतिकारी आंदोलनों का, वो होता है असहयोग आंदोलन जब समाप्त होता है ना, तब उसके बाद का जो टाइम है उसमें जो आंदोलन हुए वो सेकंड स्टेज में आता है। तो इसमें मैंने जो है आपको जो पहले चरण के सारे जो आंदोलन हुए थे वो सब कुछ बताया है इस वीडियो में। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा और जो भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस की जो 28 अक्टूबर की परीक्षा है उसमें पूछा जाएगा तो हमको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। कोशिश मैंने ये की है कि सारी चीजें, सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो एक वीडियो में कवर करूं और आई होप आप सब लोगों ने अब तक पढ़ तो रखा ही होगा, तो आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा मेरे इन वीडियोस के द्वारा। बिकॉज अभी जब से मैंने जो रिसेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं चीजों को ज्यादा एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि जो 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ था उसके पहले के जो मैंने लेक्चर डाले हैं वो काफी एलेबरेट करके डाले हैं, बहुत चीजों को डिस्कस किया है, बहुत ब्रॉड वे में बताया है। पर अभी हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्ट में चीजें कर रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स की परीक्षा है हमारी, तो उसके लिए पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा कुछ अपन लोग पॉइंट फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि जल्दी से चीजें कवर हो जाएं। ओके, और आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं चीजों को। ओके, और बाकी जो है जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे आपके कांग्रेस के गठन से और चीजों को एकदम एलेबोरेट करके क्या सिग्निफिकेंस है इस घटना के, क्या प्रभाव पड़ा, है ना। जैसे जो मेंस में क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सारी चीजें हम लोग उसके बाद में फिर से करेंगे। ओके, तो अभी जो क्रांतिकारी आंदोलन है तो इसमें एक छोटी सी बात इतना समझ लो कि ये होते क्यों थे। कि होता ये था कि जैसे कोई एक स्वदेशी आंदोलन हुआ जैसे, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, जो युवा वर्ग था वो आंदोलन से जुड़ा, है ना। उसने अपने स्कूल छोड़े, आपने पढ़ा होगा स्वदेशी आंदोलन में, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग आए और इन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया आंदोलन में। पर जब ये आंदोलन खत्म होते थे या शिथिल पड़ जाते थे, लंबे टाइम तक खिंच जाते थे, तो आंदोलन जो भी उसकी एनर्जी होती थी वो डाउन हो जाती थी। और जब ये आंदोलन बंद होते थे तो ये जो सारा जो युवा वर्ग था उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, तब क्या किया जाए। तो ऐसे टाइम में फिर ये लोग अपना जो है एक इनमें जो है क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हो जाती थी तुरंत। बिकॉज अब एनर्जी काफी है, गुस्सा काफी है ना। इन्होंने मार हड़ताली करी, आंदोलन करे, सत्याग्रह किए, पर कुछ मिला नहीं। तो वो चीज ना फिर लोगों के अंदर एक क्रोध बनकर निकल के आती है और फिर ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियां देखोगे अब बढ़ जाती हैं। तो जैसे आंदोलन खत्म हुआ तो ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। इसके बाद फिर से जब गांधी जी आए और जो लोगों को लगा कि नहीं, अब शायद आंदोलन के जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन, उससे जो है हमें आजादी मिल जाएगी, है ना। तो फिर से देखो क्रांतिकारी गतिविधियां कम हो जाती हैं और इसके बाद जैसे ही असहयोग आंदोलन बंद होता है तो फिर से जो है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग अपनी गतिविधियां बढ़ा देते हैं। तो वो एक द्वितीय चरण है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। तो अब देखो कि जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जो पहली झलक मिलती है वो कब मिलती है? 1879 में, 1879 के आसपास, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा गठित रामोसी कृषकों के एक दल के द्वारा, ठीक है। तो 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने जो किसानों को मिलाकर एक संगठन बना लिया था। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है तमाम जगह, अब जैसे कोई आप आंदोलन चला रहे हो, कोई उग्रवादी संगठन ही है तो उसको पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए तमाम जगह डकैती डालते थे, है ना, और अंग्रेजों को परेशान करते थे। तो टारगेट ये था कि हम जो है अंग्रेजों को यहां से निकालेंगे, इस देश से भगा देंगे, ठीक है। तुम्हारी जो संचार लाइनें होती थी वो सब काट वाट डालते थे, काफी परेशान किया था इन्होंने। पर 1890 के आते आते अंग्रेजों ने इनके इस जो संगठन था रामोसी कृषकों का, उनको जो है उनका दमन कर दिया था और इनको समाप्त कर दिया था। तो बस ये है कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहला ये माना जाता है 1879 में, है ना।
ऐसे जो दूसरा इवेंट माना जाता है वो 22 जून 1897। 22 जून 1897 को प्लेग समिति के अध्यक्ष थे रैंड और अरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों की हत्या कर देते हैं। कौन? चापेकर बंधु, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। ओके, ये दोनों जो है बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। तो इन दोनों को फिर फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये भी एक दूसरा क्रांतिकारी इवेंट माना जाता है। देखो ये भी जो है 1900 के पहले की घटना है, 1897 में, है ना। तो ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं अक्सर एग्जाम में। इसके बाद देखो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो प्रथम चरण है उसमें हम लोग स्टेट वाइज, एरिया वाइज चीजें करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। ठीक है, तो उसमें जो है आप महाराष्ट्र में सबसे चर्चित क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम है अभिनव भारत। ओके, तो एक्चुअली देखो वीडी सावरकर ने गणेश सावरकर ने 1899, ईसा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1899 में मैजनी के तरुण इटली की तर्ज पर मित्र मेला का गठन किया था। ओके, और इसी संगठन को बाद में 1904 में अभिनव भारत का नाम दिया गया। ओके, तो इसमें ये चीज तो है। इसके साथ ही साथ उसी टाइम में 1893 में और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। ये तिलक के द्वारा शुरुआत किए गए थे। 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। इसके अलावा तिलक जो है 2 समाचार पत्र निकालते थे, मराठा, ये पता होगा आपको, और केसरी। इन दोनों पत्रों में ये काफी सारी ऐसे लेख आते थे जो लोगों को उद्वेलित करते थे और इन गतिविधि और उनको जोड़ते थे, देश के लिए कुछ करने की उनके अंदर भावना पैदा करते थे। ठीक है, तो ये इस टाइप के लेख आते थे और इन्हीं लेख के चक्कर में बाद में आप देखोगे कि बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल में भी जाना पड़ता है। ठीक है, ओके, वो सब आगे की बातें हम बाद में देखेंगे। अभी देखो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना, वही मित्र मेला जो संगठन का इसका गठन किया था सावरकर ने, वो 1904 में उसका नाम अभिनव भारत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो संगठन होता है ऐसे काफी सारे क्रांतिकारी इवेंट करे थे। और आपके जो है अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट इनको रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था, है ना। तो इस समय देखो पेरिस में बहुत सारे भारतीय थे, क्योंकि उस टाइम क्या था, फ्रांस और ब्रिटेन की आपस में लड़ाई चलती थी। तो इन लोगों को वहां पर काफी सही रहता था, मतलब पेरिस में जाके बम बना सीखते थे और अपनी मीटिंग्स करते थे। तो पेरिस काफी सही जगह थी, मतलब फ्रांस में इन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो भी ब्रिटेन का दुश्मन हुआ करता था, है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता था। तो ये सारी चीजें थी। तो अभिनव भारत से बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो लोग बम बनाना सीख गए थे। इसलिए जो है बंबई, ठीक है, पूना और नासिक, ये जो है अभिनव भारत के प्रयासों की वजह से ही बम बनाने की फैक्ट्रीज बन चुके थे। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मतलब केंद्र बन गए थे, सेंटर बन गए थे बम बनाने के, बंबई, पूना और नासिक, अभिनव भारत की वजह से। ओके, इसके बाद एक नासिक षड्यंत्र है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नासिक षड्यंत्र 1909 की घटना है और इसमें क्या हुआ था, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की गई थी। ओके, इनका नाम था जैक्सन। नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनका नाम था जैक्सन और इनकी हत्या की थी किसने, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ओके, और इसमें 7 लोगों पर मुकदमा चला था, इसमें 3 को फांसी हुई थी। वो फांसी पाने वाले कौन लोग हैं, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, गोपाल जी कृष्ण कर्वे तथा विनायक नारायण देश पांडे। ठीक है, और 1911 में इनको इसमें सजा दी गई थी। ओके, 1910 में वीडी सावरकर को भी नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही गिरफ्तार किया गया था और फिर इनको काला पानी की सजा हुई थी। वो भी केस इन्हीं का था, नासिक षड्यंत्र केस के अंदर ही उनको सजा हुई थी। इसके बाद बंगाल के जो है क्रांतिकारी आंदोलन है, इनके बारे में समझेंगे। देखो बंगाल जो है मतलब मुख्य केंद्र था इन क्रांतिकारी गतिविधियों का। एक्चुअली देखा जाए जो पहला चरण है ना, फर्स्ट स्टेज क्रांतिकारी गतिविधियों का, इसके 2 सेंटर थे। एक तो पंजाब था जो काफी उग्र था और बंगाल तो मतलब सबसे ज्यादा था ही। ठीक है, 2 बहुत मेन सेंटर्स थे, पंजाब और बंगाल। तो पहले बंगाल देखेंगे। देखो बंगाल में जो है काफी जो स्टार्टिंग है, जो आंदोलन का सूत्रपात जो है वो किया था भद्रलोक समाज ने। भद्रलोक समाज ने
किया था। और तमाम सारे जो है छोटे छोटे गुट बन गए थे कॉलेजों में, जो छात्र पढ़ते थे, युवा वर्ग थे। पर ये लोग ना कभी कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाए थे कि इनका काफी कुछ नाम हो या जो भी हो। तो जो पहला बड़ा संगठन आया, बड़ा संगठन, वो था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति प्रथम गुप्त संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। और कलकत्ता में जो मेन संस्थापक थे वो थे प्रमोद मित्र। नाम तो मैंने आपको बताया है, वरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। पर जो पहले संस्थापक मतलब जिन्होंने कलकत्ता में स्टार्ट करी वो थे प्रमोद मित्रा, या पी मित्रा भी आप कई जगह पढ़ोगे। और अनुशीलन समिति का नाम एम.एन. रॉय ने सुझाया था। ये देखो यार, यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे छोटे छोटे से, है ना। तो इसलिए सब चीजें जो फैक्चुअल पॉइंट्स है वो सारे इन वीडियोस में लेकर आता हूं। अनुशीलन समिति का नाम एम.एन. रॉय ने दिया था। और अनुशीलन समिति मिदनापुर में, जो मिदनापुर जगह थी, ठीक है, मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी ज्ञानेन्द्र नाथ बसु ने। ज्ञानेन्द्र नाथ बसु, ओके, मिदनापुर में, ठीक है। कलकत्ता में प्रमोद मित्रा। और जो अन्य बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, वरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, इनका नाम याद करना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, अरविंदो घोष की सलाह पर वरिंद्र घोष, जो कि अनुशीलन समिति के संस्थापक मेंबर थे, ने भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ओके, तो ये जो है युगांतर पत्र, इसने काफी सारे ऐसे लेख लिखे जिससे तमाम सारे जो युवा लोग थे वो लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हुए, है ना। और 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, सुबोध मलिक के घर पर, ओके। और ये जो युगांतर है इसका जो है अप्रैल 1906 में इसकी शुरुआत की गई थी। अप्रैल 1906 में युगांतर अखबार की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और 1906 में ही कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर पर पहला सम्मेलन हुआ। प्रमुख उद्देश्य क्या था, वही है खून के बदले खून, ठीक है। इसके युगांतर के अलावा एक और पत्रिका थी, संध्या, ठीक है। इसका भी प्रकाशन होता था और उसमें भी बहुत क्रांतिकारी लेख लिखे रहते थे संध्या में, ठीक है। पर मुख्य रूप से युगांतर में ही ये सारी चीजें आती थी। इसके अलावा ढाका में भी एक अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी और उसके संस्थापक थे पुलिनदास, ठीक है, ढाका में, ओके। 3 जगह मैंने बताया आपको, आपका कलकत्ता में पी मित्रा, ठीक है, मिदनापुर में ज्ञानेन्द्र नाथ बसु और ढाका में पुलिनदास, ठीक है। इसके अलावा इस क्रांतिकारी समूह ने बंगाल के गवर्नर ब्लूफील्ड फूलर की हत्या का असफल प्रयास भी किया था। पूछा जाए कौन सा क्रांतिकारी संगठन था, तो वो अनुशीलन समिति था। इसके बाद देखो, ये जो है एक अलीपुर षड्यंत्र केस आता है, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ था कि वहां पर एक बंगाल में एक क्रांतिकारी थे, हेमचंद्र कानूनगो, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सैन्य प्रशिक्षण लिया था विदेशों में जाके, है ना। वहां गए और इन्होंने बम बनाना भी सीखा था। हेमचंद्र कानूनगो ने, ये बाहर विदेश में जाते हैं, वहां सीख कर आते हैं वापस, ठीक है। और फिर जो है कलकत्ता में मणितल्ला जगह है, वहां पर एक बम बनाने की इन्होंने फैक्ट्री खोली थी। तो हुआ क्या था इस टाइम में, अब 1908 के आसपास जब स्वदेशी आंदोलन खत्म हो रहा था या चल रहा था, तब जो है ये गवर्नमेंट बहुत जगह छापे डाल रही थी ये अवैध हथियारों के सेंटर्स को खोजने के लिए। तब ऐसी ही मतलब जब छापेमारी हो रही थी कलकत्ता में या मणितल्ला में, तब जो है 34 व्यक्तियों को अवैध रूप से शस्त्र रखने के कारण बंदी बनाया गया था, जिसमें वरिंद्र घोष भी थे अनुशीलन समिति के और अरविंदो घोष भी थे। दोनों लोग भी गए थे जेल में। 34 लोगों को अवैध रूप से शस्त्र रखने के कारण बंदी बनाया गया था, ओके। सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। वरिंद्र घोष को जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट बता रहा हूं मैं। वरिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई और अरविंदो घोष रिहा कर दिए गए। और अरविंदो घोष के वकील कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास। चित्तरंजन दास ने जो है अरविंदो घोष की पैरवी करी थी। और इसके बाद अरविंदो घोष जब वहां से रिहा होते हैं तो ये पौंडीचेरी चले जाते हैं और अपना अरिवले आश्रम की स्थापना करते हैं वहां पर, ठीक है। अरिवले आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं पर ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इसकी रचना करते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसके बाद एक वंदे मातरम समाचार पत्र भी निकालते हैं अरविंदो घोष, ठीक है, और जिसमें जो है उदारवादियों की आलोचना करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके।
इसके अलावा जो है बंगाल में ये जो अलीपुर आपका चल रहा था, कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था, अलीपुर षड्यंत्र केस, तो उसी का जो सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, उसकी भी अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष ने हत्या कर दी। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हुआ था, ये जो अलीपुर केस था, इसमें जो सरकारी गवाह था उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद और भी जो इसमें से जो लोग जुड़े थे, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उनकी भी हत्या कर दी जाती है ना। तो इस तरीके कई सारे इवेंट हो जाते हैं। और जो है युगांतर और संध्या जैसी अखबार में अलीपुर जो केस है उसके बारे में काफी लिखा जाता है। मराठी अखबार था एक काल, उसमें अलीपुर केस के बारे में काफी लिखा जाता है और काफी जो है सराहना करी जाती है। तो इस जिससे ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही, लोगों को पसंद भी आ रही, लोग से जुड़ भी रहे थे, है ना। ऐसे एक हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ था, इसमें जतीन्द्र दास मुखर्जी ने 1910 में पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या कर दी थी। ओके, इनकी जो है फिर 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। एक हावड़ा केस याद रखिएगा किससे जुड़ा था, जतीन्द्र दास मुखर्जी से। इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना घट गई थी, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। ये जो है बिहार का पहला क्रांतिकारी विस्फोट था, बिहार में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। इसमें क्या हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश श्री किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने इनकी गाड़ी पर बम फेंका। हुआ क्या था, ये जो है जो ये जज था ना किंग्सफोर्ड, ये इसने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत कठिन कठिन सजाएं दी थी, है ना। तो उससे जो है ये लोग दोनों काफी कम उम्र के बच्चे ही थे ये लोग, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इन लोगों ने इस जज के ऊपर बम फेंका, पर बम इस जज के ऊपर ना गिर के कैनेडी की गाड़ी पर लगा और उससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। ओके, तो फिर इसमें जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, मुजफ्फरपुर में इनको फांसी दी गई। सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस, और प्रफुल्ल चाकी जो दूसरे थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओके, इस कांड पर केसरी में लेख प्रकाशित हुए, जिनके कारण ही तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। ओके, बताया था मैंने आपको शुरुआत में, केसरी में ये जो है मुजफ्फरपुर केस हुआ तो उसके बारे में लेख प्रकाशित हुए थे। और जब इनको 6 साल की सजा दी गई तो उस टाइम जो तिलक की पैरवी किसने करी थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ओके, और इनको फिर वर्मा के मांडले जेल में रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। वर्मा के मांडले जेल में तिलक को रखा गया था, 6 वर्ष की सजा थी, पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था, 23 दिसंबर 1912, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को जो वायसराय थे वहां पे हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, इनके काफिले पर बम फेंका गया था और इसमें जो है लॉर्ड हार्डिंग काफी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। ओके, तो इसलिए इस केस को नाम दिया गया दिल्ली षड्यंत्र केस। और इसका नेतृत्व किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, और साथ में सचिन सान्याल भी थे। सचिन सान्याल, ये काफी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, जब आप क्रांतिकारी इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सचिन सान्याल भी इनमें थे। और इसमें जो है और भी कई सारे लोग जुड़े थे, अवध बिहारी, अमीन चंद्र, बाल मुकुंद, वसंत विश्वास, इनको फांसी की सजा दी जाती है। रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं भागकर, और वहां पर 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं। रास बिहारी बोस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इनको कभी भी ब्रिटिशर्स पकड़ नहीं पाए। अब देखो 1912 में जो है ये भाग कर गए थे और बराबर जापान में लगे रहे और लोगों को इकट्ठा किया, और 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी, आजाद हिंद फौज में भी बहुत हेल्प करी। तो ये सारी चीजें हैं। इसके पंजाब जो है, जो मैंने बताया, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे मुख्य रूप से बंगाल और पंजाब में हुए थे। तो पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में भाई क्या हुआ था कि वहां पर इस टाइम में लगातार 2 बार अकाल आया, जो यही टाइम था 1900 से लेके 1910 वाला। और जब अकाल आया तो कुछ भी पैदावार हुई नहीं। इसके बावजूद जो है, जो आपका जो भू राजस्व था वो उनको लगान जो था वो देना पड़ता था, है ना। और सिंचाई कर जो था उसमें काफी वृद्धि कर दी गई थी, है ना। तो इससे भी लोग काफी परेशान थे, लोगों में बहुत गुस्सा था। इसके अलावा जो बंगाल में ऐसे क्रांतिकारी इवेंट्स हो रहे थे, तो अब तमाम सारे लेख लिखे जा रहे थे, तो लोगों को पता चल रहा था, है ना। अब देखो संचार के माध्यम काफी बढ़ गए थे ना इस टाइम तक आते आते। तो लोग, अब जो बंगाल में घटना होती थी तो वो पंजाब में भी लोगों को पता चलती थी। तो उससे लोगों का अंदर एक भावना आ रही थी कि हाँ, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, ये अजेय नहीं है ना, इनको भी हराया जा सकता है, इनको भी मारा जा सकता है। हमारे भाई लोग देखो बंगाल में मार पीट के इनको
दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये चीज इनके अंदर भी आई और इन लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी इवेंट करे, क्रांतिकारी घटनाएं घटी। मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, इनका एक पत्र था, समाचार पत्र पंजाबी, इसके माध्यम से इन्होंने जो है बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया जुड़ने के लिए ऐसे संगठन से, क्रांतिकारी संगठनों से, ठीक है। और जो मुख्य रूप से वहां पर रोल किया वो सूफी अंबा प्रसाद तथा अजीत सिंह। सूफी अंबा प्रसाद और अजीत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों याद रखिएगा। अजीत सिंह जो है ये भगत सिंह के चाचा थे, भगत सिंह के चाचा थे, और इन्होंने जो है पंजाब में अंजुमन ए मोहिबानी ए वतन नामक एक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। अंजुमन ए मोहिसबान है एक्चुअली, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। इसके अलावा भारत माता नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था, और इस समाचार पत्र में ये ऐसे लेख लिखते थे कि लोगों को आगे आने का आह्वान करते थे, है ना, कि लोग अपना त्याग करें भारत माता के लिए। ये सब चीजें हुई। फिर अजीत सिंह जो है 1907 में ये फ्रांस चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मतलब जब ये आपके ब्रिटिशर्स दमन करते हैं तो ये फिर इंडिया से फ्रांस चले जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे क्रांतिकारी थे जिनके नाम प्रमुख हैं। आप देखिए, भाई परमानंद थे, है ना, मैं नाम लिख देता हूं, भाई परमानंद थे, आगा हैदर, ये सब लोग पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े हुए थे। आगा हैदर, लाला हरदयाल, है ना, लाला हरदयाल का नाम आप हर जगह सुनोगे अभी आगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा। लाला हरदयाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये लंदन में, पेरिस में, हर जगह ये पाए जाते थे जब इंडिया छोड़ के जाते हैं ये भी जो है 1907 में इंडिया से चले जाते हैं। 1907 में 2 लोग इंडिया से जाते हैं, अजीत सिंह और लाला हरदयाल, ठीक है। तो ये होता है ना। इसके बाद देखो, एक्चुअली 1907 में इनको जेल में डाला जाता है, जेल में डाला जाता है इनको। करीब 1910 में जो है इंडिया छोड़ के पेरिस जाते हैं सबसे पहले, फिर लंदन पहुंचते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं पूरे दुनिया में, ओके। देन विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो इंडिया में जो क्रांतिकारी इवेंट्स हुए थे वो हमने समझ लिए, अब हम देखेंगे विदेशों में जो क्रांतिकारी इवेंट्स हुए थे वो कैसे हुए। सबसे पहले अपन देखेंगे लंदन में, ठीक है। लंदन में जो मुख्य नेतृत्व था वो था श्यामजी कृष्ण वर्मा का, ठीक है। और बाकी कौन लोग थे लंदन में? श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, मदन लाल धींगरा, लाला हरदयाल, ठीक है। आपके जो वीडी सावरकर हैं, इनको 13 मार्च 1910 बताया था मैंने अभी आपको, 13 मार्च 1910 में इनको जो नासिक षड्यंत्र केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है और काला पानी की सजा हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काला पानी की सजा किसे दी गई थी ना? वीडी सावरकर को, ओके। इसके बाद देखो, ये जो आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इसको आप भारत स्वशासन समिति के नाम से भी जानते हो, हिंदी में आपको यही लिखा मिलेगा, भारत स्वशासन समिति, ठीक है। इसकी स्थापना कौन करते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसको ये आपका इंडिया हाउस भी बोला जाता था, इंडिया हाउस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत स्वशासन समिति, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। कब? 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहारवर्दी, ठीक है, अब्दुल्ला सुहारवर्दी। और ये जो इंडिया हाउस जो सोसाइटी थी, समिति थी, ये जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र निकालती थी। और मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो है ये अंग्रेजों को आतंकित करेंगे और डरा के जो है भारत के लिए स्वशासन लेंगे, भारत को आजाद कराएंगे, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य था इनका। इंडिया हाउस जो है उनके ही एक सदस्य थे मदन लाल धींगरा, जिनको बताया मैंने। ये जो है इन्होंने विलियम कर्जन वाइली की हत्या करी थी 1909 में। 1909 में विलियम कर्जन वाइली की हत्या की थी। सोचो, लंदन में हत्या की थी, कितना सही इंपैक्ट पड़ा होगा कि जो है आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हो इंडिया में, तो जब वापस भी जब ब्रिटेन आओगे तब भी आप सेफ नहीं हो, है ना। तो ये डर ही तो है। तो यही इनका उद्देश्य था कि इतना डरा देंगे कि ये लोग जो है हमारे भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा था उद्देश्य इंडिया हाउस का, ओके। इसके बाद लंदन के बाद अपन लोग आ जाते हैं फ्रांस में, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे। फ्रांस में मैडम कामा, भीखा जी कामा, ये जो है भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है इनको।
है ना, मैडम कामा। तो और इनके अलावा जो है एस आर राणा ये भी जो है काफी एक्टिव थे पेरिस में। एस आर राणा ये भारतीय जो छात्र आते थे उनको छात्रवृत्ति देते थे, ठीक है, और उनको जो है हमारे अपने क्रांतिकारी संगठन में जोड़ते थे। ओके, तो ये जो मैडम भीखाजी कामा थी, इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार लाल, पीला तथा हरे रंग का झंडा फहराया था। ये तिरंगा नहीं था, ये सिर्फ एक झंडा था। ओके, इसके बाद जो है 1906 में यहां पर आपके श्याम जी आते हैं, पेरिस में ही आते हैं श्याम जी, ठीक है, और यहां पर वंदे मातरम समाचार निकालते हैं। 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ये वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालते हैं पेरिस के अंदर। ओके, इसके आगे देखते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे अमेरिका और कनाडा में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे। अमेरिका और कनाडा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रमुख भारतीय द्वारकानाथ दास थे, ठीक है, और इन्होंने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था। इसके अलावा रामनाथ पुरी, तारकनाथ दास ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे जो कनाडा और अमेरिका में भारत के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ए आजादी ये समाचार पत्र निकाला था किसने? रामनाथ पुरी ने, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान ये न्यूज़पेपर निकाला था। ये न्यूज़पेपर है दोनों, ठीक है, सर्कुलर ए आजादी और फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान किसने निकाला था? तारकनाथ दास ने। ओके, इसके अलावा सोहन सिंह भाखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो याद रखिएगा। सोहन सिंह भाखना ये भी अमेरिका में जो है क्रांतिकारी थे। ओके, फिर क्या हुआ था? 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। 1913 में, 1 नवंबर 1913 में। कौन थे संस्थापक? लाला हरदयाल। अध्यक्ष कौन थे इसके? सोहन सिंह भाखना, जो ऊपर में नाम बताया आपको, ठीक है। ये गदर पार्टी के उपाध्यक्ष थे, सोहन सिंह भाखना, और गदर आंदोलन की ये लोग स्थापना करते हैं। गदर क्रांति छिड़ने के कारण प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, तब इन लोगों को लगता है कि इस समय जो ब्रिटेन है वो प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, तो ये लोग ऑलरेडी इनकी पूरी जो ताकत है उसमें लगी हुई, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इनके ऊपर प्रहार करने का। तो इसलिए जो है जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो गदर आंदोलन भी, गदर क्रांति भी छिड़ जाती है। और गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना करके साप्ताहिक तथा बाद में एक मासिक पत्रिका निकाली थी, इसका नाम था गदर। और इसमें इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी जो है उसके बारे में बहुत सारा लिखा है। एक उसको मतलब एक स्वर्णिम याद दिखाया है, और उसके बारे में बहुत सारी बातें की, जिससे कि लोगों के अंदर फिर से एक क्रांति करने की चेतना जागृत हो, है ना। इसके बाद गदर का जो पहला अंक था वो 1 नवंबर 1913 को आया था उर्दू भाषा में। 1 नवंबर 1913 को उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ओके, इसके बाद लाला हरदयाल के अमेरिका से जाने के बाद ये जो कार्यभार था वहां पर अमेरिका में वो रामचंद्र ने संभाला था, है ना। रामचंद्र के अलावा और कौन लोग थे यहाँ पर, वो भी नाम इंपॉर्टेंट है। भगवान सिंह भी गदर पार्टी के मेंबर थे, है ना। करतार सिंह, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा पूरा नाम था, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, है ना, आपके भाई परमानंद, ये सब पूरे वही लोग हैं पंजाब में, है ना, जो पंजाब में थे भाई। आप देखो अमेरिका और कनाडा में पंजाबी ही तो जाते थे, है ना, कोई जॉब के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, है ना। तो ये लोग वहां पर जाते थे और फिर ये वहां पर जो ऐसे संगठन बने थे वो इन लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, है ना। तो ये सारे लोग थे। इसका स्वदेश सेवक गृह, ये जो स्वदेश सेवक गृह था इसकी स्थापना कनाडा में हुई थी जीडी कुमार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक अखबार निकाला था। संस्थापक जो याद रखना, जीडी कुमार, कहां पर? कनाडा में, स्वदेश सेवक गृह। इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, ठीक है। 1908 में सिएटल में हुई थी, अमेरिका में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे यूनाइटेड इंडिया हाउस के? तारकनाथ दास और जीडी कुमार। ओके, हिंदी एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है
आपके हिंदी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी पोर्टलैंड में, और संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और हरिनाम सिंह। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता समिति, ये 1906 में इसकी स्थापना बर्लिन में हुई थी, और संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। बताया ना आपको, हर जगह पाए जाते हैं लाला हरदयाल। और सहयोगी कौन थे? एस राणा, MS राणा, है ना, KR बनेतवाल, MPT आचार्य, ये सब जो है इनके सहयोगी थे बर्लिन में। ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक इवेंट हुआ था, राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी, एक अस्थाई भारतीय शासन की स्थापना की थी। अध्यक्ष कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। ये नाम याद रखिएगा बस कि राजा महेंद्र प्रताप कहां पर एक्टिव थे? अफगानिस्तान में। ठीक है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, कामागाटा मारू कांड। 1914 में हुआ था ये इवेंट, कामागाटा मारू कांड। ठीक है। कामागाटा मारू कांड, ये एक जापानी जहाज था। कामागाटा मारू ये एक जापानी जहाज था, इतना याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहा हूं। इसमें क्या हुआ था? ठेकेदार गुरदत्त सिंह ने 1914 में हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर बूने के जरिए किराए पर लिया था। ठीक है। किसने लिया था? ठेकेदार गुरदत्त सिंह ने कामागाटा मारू शिप हांगकांग से एक एजेंट था मिस्टर बू ने उससे किराए पर लिया था। लेने का पर्पस क्या था कि 379 भारतीयों को लेकर कनाडा जाने की कोशिश थी। पर क्या होता है कि जब ये जहाज कनाडा पहुंचता है तो अंग्रेजों के दबाव के कारण, अंग्रेज इसमें बोलते हैं कि इसमें गदर पार्टी के लोग हैं, ठीक है, तो उसको वहां पर परमिशन नहीं दी जाती है कि लोग वहां से उतरे। काफी दिनों वो जहाज वहीं पर खड़ा रहता है। इसके बाद जब परमिशन नहीं मिलती तो जहाज ये वापस जाता है। ठीक है। और जब वापस इंडिया आता है तो इसमें देखो वहां पर हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह ने अपने अधिकारों को लेकर तटीय समिति और शोर समिति का गठन किया था। इसके बाद जब ये जहाज बजबज पहुंचता है ना, वापस जब इंडिया आता है बजबज में, तो वहां पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झड़प होती है। जब ये लोग यात्री उतरते हैं बजबज पे तो वहां पर पुलिस इनको घेर लेती है और वहां पर झड़प होती है, जिसमें 18 लोग मारे जाते हैं और 6 लोग जेल चले जाते हैं। तो ये जो कामागाटा मारू की घटना होती है ना, ये जो है गदर पार्टी के लोगों को बहुत ज्यादा हिला कर रख देती है, बहुत गुस्सा भर जाता है उनके अंदर। तो इसकी वजह से फिर तुरंत ये जो गदर पार्टी के लोग हैं ये एक क्रांति का प्लान करने लग जाते हैं। और मतलब देखो ये जो घटना हुई इससे बहुत नुकसान हुआ इंडिया को, कि गदर जो मूवमेंट था वो समय से पहले ही शुरू हो गया। इवेंट शुरू ही नहीं हो पाया क्योंकि काफी सारे लोग पकड़ लिए गए, ठीक से प्लान नहीं हुआ और इंडिया में आ गए सब लोग वहां से, जो है अमेरिका से, और फिर यहाँ पर उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये जो इवेंट हुआ काफी इंपॉर्टेंट है, कामागाटा मारू, है ना, कांड। तो इतना देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही बता रहा हूँ, अदरवाइज इसके ऊपर ही एक पूरा लेक्चर बन जाएगा, है ना। हम लोग अभी मेंस की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो उसके जो है रिवीजन में जो चीजें पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स के लिए वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद एक सिंगापुर विद्रोह हुआ था। सिंगापुर विद्रोह 15 फरवरी 1915 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, सिंगापुर में क्रांतिकारी परमानंद ने भाषण दिया था और उस भाषण के बाद में वहां पर क्या हुआ था कि सिंगापुर की जो लाइट इन्फेंट्री थी, ओके, सिंगापुर में जो है आपके जो 5वीं लाइट इन्फेंट्री थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन, तो इसकी ये 2 इन्फेंट्री थी ना, 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36 सिख बटालियन। इसके जो जवान थे, जमादार चिश्ती खान, डुंडे खान, ठीक है, जमादार अब्दुल गनी, ओके, तो ये लोग वहां पर विद्रोह कर देते हैं सिंगापुर में। इसे ही सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर इस विद्रोह को काफी मतलब बेरहमी से कुचल दिया जाता है, करीब 37 लोगों की मृत्यु होती है इसमें। तो इस इवेंट को सिंगापुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, 15 फरवरी 1915 में हुआ था। ओके, तो ये जो सारी घटनाएं थी, ये जो है आपका जो है क्रांतिकारी इवेंट फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण है, जो कि 1917 के आते आते काफी कुछ दब जाता है। रॉलेट एक्ट आ जाता है जिसमें जो है सीधा गिरफ्तारी होती थी, जिसके ऊपर भी शक है उसको बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के सीधा डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस। इस तरीके के एक्ट आ जाते हैं और 1917 तक ये क्रांतिकारी गतिविधियां काफी ज्यादा खत्म हो जाती हैं। फिर होम रूल आंदोलन भी चालू हो जाता है ना। मैंने बताया ना, जब जब ऐसे कोई आंदोलन चलते थे उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां कम रहती, क्योंकि जो युवा वर्ग होता था उसको थोड़ी उम्मीद आती थी कि नहीं यहाँ से कुछ होगा।
तो वो इस टाइप की घटनाओं से दूर हो जाते थे। तो 1917 के आसपास तक आपका पहला चरण खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि असहयोग आंदोलन आ जाता है, गांधी जी आ जाते हैं, तो सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं। और इसके बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड स्टेज है, द्वितीय चरण है, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये कब होता है? ये 1924 में, देखोगे ना, कानपुर में 1924 में इसकी स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि अब तक जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में जो स्टार्ट होता है, 1922 में आते आते वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद आप देखोगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है और तमाम सारे क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा पार्ट 2 होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।